नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जेवी एन सी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने बीएफएम का 2 यूनिट यानी यूनिट 14 और यूनिट 15। इन दोनों का मैं आप लोगों को एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और केस स्टडीज़ जो भी इन्वॉल्व है, मैं यहाँ पे केस स्टडीज़ भी लिख देता हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इससे क्या होगा कि आपने जो भी मेरा थ्योरी वीडियो देखा है, यदि आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो पहले उसे आप जाकर देखिए। उसका लिंक आपको मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में दे देता हूँ। पहले एक बार थ्योरी वीडियो से अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और तब इस एमसीक्यू को आके देखिए। आप देखिएगा खुद से सॉल्व कर पाइएगा। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इसको अपना आंसर बनाइए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। तब आप इसका सही सेंस में फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस एमसीक्यूज़ को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बीएफएम के मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो मॉक टेस्ट, आप जो एमसीक्यू सेशन देखते हैं अभी, तो उसका असली फ़ायदा तभी मिलेगा आपको जब आप मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे। आप मॉक टेस्ट देंगे, अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। आखिर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये सभी फ़ायदा आपको मिलेगा हमारे मॉक टेस्ट से। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का प्लान है। आप देख सकते हैं अभी तक 8 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। बाकी के मॉक टेस्ट आगे कंडक्ट होंगे, यानी कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी अभी तक हमने कवर कर लिया है और बाकी का मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी अभी बाकी है। तो आगे के मॉक टेस्ट में जरूर अपीयर हुई है। अगला मॉक टेस्ट 17 अप्रैल को होगा, तो उसमें ज़रूर आप अपने उपस्थिति हाजिर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है। ये टोटली फ्री है। इसके अलावा दोस्तों, आप सिमिलरली एवीएम का भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये पेड मॉक टेस्ट है ₹300 का। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपके सामने मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। दोस्तों, यदि आपका जो मॉक टेस्ट छूट गया हो, यानी कि अभी हम लोग छठे मॉक टेस्ट में हैं, 7वां मॉक टेस्ट अगले 17 तारीख अगले संडे को है, तो आप पुराना मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि अगले 2 महीने बाद आपकी परीक्षा आने वाली है आपकी अपनी सीआईबी की, तो उसमें आपकी ये मॉक टेस्ट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको अपने सीआईबी प्लान के बारे में बता दूं। ये हमारा सीआईबी मेड सिंपल का 2 प्लान है। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिलते हैं, मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज़ मिलते हैं और एमसीक्यूज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ भी हैं वो भी मिलते हैं दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सभी आपको एडवांटेज मिल सकते हैं इन सभी प्लान से। आपके पास यदि कम टाइम है, ठीक है, और आप यदि क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे ऑप्ट कर सकते हैं। 2 प्लान है, प्लान ए प्लान बी। यदि आपका तीनों सब्जेक्ट बचा हुआ है तो आप प्लान ए को ऑप्ट करें, और यदि एक सब्जेक्ट बचा हुआ है या 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है तो प्लान बी को ऑप्ट करें। फॉर डिटेल यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ओके, लेट्स बिगिन द टॉपिक। हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेसन को पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 14 का एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क इज डिफाइंड एज। लिक्विडिटी रिस्क को कैसे आप डिफाइन करते हैं? तो पहला ऑप्शन है एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ऑफ हर एसेट। दूसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट। तीसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑफ अ शॉर्ट टर्म एसेट। और चौथा ऑप्शन है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फंड टू मीट कैश फ्लो ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये यानी कि फंडिंग रिस्क में आप इनेबल होते हैं कि आप फंड को मीट नहीं कर पाते हैं ताकि कैश ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएँ। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिक्वायर्ड विद इन अ बैंक फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। अब आपने लिक्विडिटी रिस्क को समझ लिया, अब आपको लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना है। तो आखिर आप कैसे मैनेज करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, यानी आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर सकें। दूसरा कह रहा है कि टॉलरेंस लेवल को सेट करके और लिक्विडिटी रिस्क के लिमिट को सेट करके। तीसरा कह रहा है कि आप लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करेंगे और मैनेज करेंगे। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आप फ्रेश कैपिटल को इंडक्ट करेंगे। ऑप्शन ए है 1 to 4 ऑल, ऑप्शन बी है 1 to 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 3 4 एंड ओनली, और ऑप्शन डी है 2 to 4 ओनली। तो बताइए दोस्तों, कैसे आप लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करेंगे? तो दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। आप लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करेंगे और मैनेज करेंगे, ये भी सही बात है। कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप फ्रेश कैपिटल को भी इंडक्ट करेंगे। तो 1 3 और 4 आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इनमें से कौन सा रेशियो सबसे बेटर होगा? ठीक है, बेटर होता है यदि ज़्यादा होता है। तो आप यदि स्टॉक अप्रोच से लिक्विडिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो कौन सा रेशियो बेटर होगा यदि ज़्यादा होगा? तो पहला है वोलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू टोटल एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू लिक्विड एसेट, प्राइम एसेट टू टोटल एसेट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका प्राइम एसेट टू टोटल एसेट यदि ज़्यादा होगा तो वो हमारा बेटर कहलाता है लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करने में स्टॉक अप्रोच के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है
एक रेशियो ले लिया गया है टेम्प्रोरी एसेट टू वोलेटाइल लायबिलिटी। ये रेशियो आपको कह दिया है कि 1 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेट करता है ये? पहला इंडिकेट करता है, पहला ऑप्शन है ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम को की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, ये लायबिलिटी प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, ये एसेट के एक्सेस को इंडिकेट करता है, और ये लिक्विडिटी के एक्सेस को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पे आपका लिक्विडिटी क्या है, यहाँ पे एक्सेस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टॉक अप्रोच के अंदर इनमें से कौन सा रेशियो को बेटर माना जाएगा यदि लोअर होगा तो? ठीक है, बेटर इफ लोअर। पहला ऑप्शन है रेशियो ऑफ वोलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, दूसरा है रेशियो ऑफ प्राइम एसेट टू टोटल एसेट, तीसरा है रेशियो ऑफ टाइम डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट, और चौथा है रेशियो ऑफ कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्लो अप्रोच में कहा गया है कि लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए जो आपके पास फ्लो अप्रोच है उसमें नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहला कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट, और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टू मेजर एंड मैनेज द लिक्विडिटी रिस्क देयर आर टू अप्रोच। तो लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करना और मैनेज करना है तो दो अप्रोच है अपने पास, स्टॉक अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच एंड फ्लो अप्रोच, फ्लो अप्रोच एंड स्टॉक अप्रोच, फ्लो अप्रोच एंड लिक्विडिटी कैप अप्रोच। तो करेक्ट आंसर इसका फ्लो अप्रोच एंड स्टॉक अप्रोच। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, द लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन अ पार्टिकुलर डेट आर कंसिडर्ड टू मेजर एंड मैनेज लिक्विडिटी ऑफ अ बैंक इन विच अप्रोच। तो आप यदि पार्टिकुलर डेट में लेवल ऑफ एसेट और लायबिलिटी को मेजर कंसिडर करते हैं तो वो किस अप्रोच के अंदर आता है? तो वो आता है हमारा स्टॉक अप्रोच के अंतर्गत। ठीक है, वो दोस्तों स्टैटिक, गलती से मैं स्टैटिक पे क्लिक कर दिया, ये स्टैटिक नहीं होगा दोस्तों, वो कौन सा होगा? दैट इज स्टॉक अप्रोच, नॉट स्टैटिक, दैट इज कॉल्ड स्टॉक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लो अप्रोच जो है जिसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करते हैं वो किस पे बेस्ड है? पहला कह रहा है वेरियस लिक्विडिटी रेशियो और कंट्रोल एंड मैनेज, बिल्कुल सही बात है। आप फ्लो अप्रोच में लिक्विडिटी रेशियो कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो। फिर नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इज असेस्ड ऑन पीरियडिकली, ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि डेली बेसिस, ये गलत है। डेली बेसिस होता है हमारा स्टॉक अप्रोच में, लेकिन पीरियडिकली, मंथली, ईयरली, ऐसे करके हाफ मंथली, क्वार्टरली, तो इस प्रकार का हमारा फ्लो अप्रोच के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं, स्टॉक अप्रोच में लिक्विडिटी रिस्क को मेजर किया जाता है तो कोर डिपॉजिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि कोर डिपॉजिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो पहला है कोर डिपॉजिट बाय टोटल डिपॉजिट, कोर डिपॉजिट बाय टोटल एसेट, कोर डिपॉजिट बाय टोटल लायबिलिटी, टोटल डिपॉजिट बाय टोटल लायबिलिटी। तो दोस्तों कोर डिपॉजिट का करेक्ट आंसर इसका कोर डिपॉजिट बाय टोटल एसेट। ठीक है, कोर डिपॉजिट रेशियो का फॉर्मूला है कोर डिपॉजिट बाय टोटल एसेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो कोर डिपॉजिट को आप नॉमिनेटर में लिखते हो, टोटल एसेट को आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, स्टॉक अप्रोच में जिसे आप लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करते हो तो नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? तो नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो इंडिकेट करता है दोस्तों कि आपका लोन को, जो लोन है उसको आप नॉमिनेटर में लिखते हो और पब्लिक डिपॉजिट और कोर डिपॉजिट को आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। इन दोनों का रेशियो आप यदि निकालते हैं तो हमारा निकलता है नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, कैश इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज वेल एज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑन अ पार्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे आ गया पार्टिकुलर डेट, तो पार्टिकुलर डेट में कौन सा अप्रोच लगता है दोस्तों? तो लगता है हमारा स्टॉक अप्रोच। तो जब भी यहाँ पे कीवर्ड है डेट, यदि पार्टिकुलर डेट कह रहा है दोस्तों तो हमारा स्टॉक अप्रोच होगा, और यदि आपका कहता है पीरियोडिकली, यानी कि पीरियोडिकली कहता है तो आपका वो जाता है फ्लो अप्रोच। ये कीवर्ड है, इसको आप पकड़िएगा और फिर आप बताइएगा कि वो कौन सा अप्रोच यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक अप्रोच एंड फ्लो अप्रोच आर यूज्ड टू मैनेज विच एस्पेक्ट ऑफ बैंक। तो बताइए आप स्टॉक और फ्लो अप्रोच से बैंक के किस एस्पेक्ट को मेजर और मैनेज कर सकते हैं? तो वो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका, आप बैंक के लिक्विडिटी रिस्क को मेजर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मेजरमेंट द अप्रोच विच डज नॉट रिवील द इंट्रिंसिक लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ अ बैंक इज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप लिक्विडिटी रिस्क किसी बैंक का मेजर कर रहे हैं तो वैसा अप्रोच जो कि आपके बैंक का इंट्रिंसिक लिक्विडिटी प्रोफाइल को रिवील नहीं करता हो, ध्यान दीजिएगा डज नॉट लिखा हुआ है। सो दैट अप्रोच विच डज नॉट रिवील द इंट्रिंसिक लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ बैंक इज।
तो बताइए कौन सा अप्रोच है? तो करेक्ट आंसर इसका स्टॉक अप्रोच। तो स्टॉक अप्रोच जो है आपके बैंक का इंटरनल लिक्विडिटी प्रोफाइल को रिवील नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्टॉक अप्रोच ऑफ मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क ऑफ बैंक पर्टेन्स टू। तो यदि आप स्टॉक अप्रोच यूज़ करते हैं लिक्विडिटी रिस्क को मेजर और मैनेज करने के लिए, तो किससे रिलेटेड है? पहला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड स्टॉक, दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़, तीसरा है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, और चौथा लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो दोस्तों स्टॉक अप्रोच जो है हमारा वो पर्टेन्स करता है, वो रिलेट करता है लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अप्रोच आर यूज फॉर मेजरिंग एंड मैनेजिंग फंडिंग रिक्वायरमेंट। तो फंडिंग रिक्वायरमेंट को कैसे मेजर करते हैं? तो उसके लिए स्टॉक ऑफ फ्लो अप्रोच है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट, डी नंबर विल बी करेक्ट। द प्रोवाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड टू इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज क्रिएटेड बाय। तो बताइए ये जो हमारा फैसिलिटी होता है कि हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें किसी मैनेजमेंट को MIS के अंतर्गत, और हम रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, ये किसने क्रिएट किया है? डीलिंग रूम ने, ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मिडिल में ऑफिस ने, या नन ऑफ द एबव? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका मिडिल ऑफिस। तो ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन है वो शुरुआत किया गया है मिडिल ऑफिस के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट पैरामीटर, दूसरा है स्ट्रेस क्वांटम, तीसरा है डिटरमाइनिंग टाइम हॉरिजन, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों स्ट्रेस टेस्टिंग में हमारा सभी कुछ आता है, यानी कि आप मार्केट पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप स्ट्रेस क्वांटम को डिसाइड करते हो, ठीक है, स्ट्रेस क्वांटम डिसाइड करते हो, और फिर आप टाइम हॉरिजन को डिटरमाइन करते हो। तो एक है हमारा मार्केट पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना, फिर स्ट्रेस क्वांटम स्ट्रेस की क्वांटम को बताना, और फिर टाइम हॉरिजन को बताना। ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व है हमारे स्ट्रेस टेस्टिंग के टेक्नोलॉजी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, ये स्ट्रेस टेस्टिंग यूजिंग सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट। तो उसमें आप क्या करते हो दोस्तों कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस को एसेस करते हो किसी पोर्टफोलियो में फॉर एन एक्सट्रीम बट पॉसिबल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एसेसिंग द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट पोटेंशियली डैमेज कॉम्बिनेशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि आप रोल डिसाइड कर रहे हो कि ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी का किसी बैंक का, और मार्केटिंग लिक्विडिटी कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैंक, ये कौन परफॉर्म करता है दोस्तों? तो ये रोल है दोस्तों किसका? ये रोल है ये हमारा इसका एसेट लायबिलिटी आल्को का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा ALM सपोर्ट ग्रुप है, इसके अंदर ऑपरेटिंग स्टाफ होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनालाइज करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, और रिपोर्ट करना लिक्विडिटी प्रोफाइल। यानी वो किसे रिपोर्ट करते हैं लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को? एसेट लायबिलिटी कमेटी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, यानी तो नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों वो रिपोर्ट करते हैं आल्को को। आल्को क्या होता है? हमारा एसेट लायबिलिटी कमेटी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो इज नॉट मैच। इनमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन मैच नहीं कर रहा है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू लिक्विड एसेट रेशियो लोअर इज बेटर, रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो लोअर इज बेटर, रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बाय टोटल एसेट लोअर रेशियो इज डिजायरेबल, रेशियो ऑफ प्राइम एसेट टू टोटल एसेट हाई रेशियो इज डिजायरेबल। तो दोस्तों नॉट मैच कर रहा है ना, तो देखिए ये तो सही है कि प्राइम एसेट टू टोटल एसेट जो है हाई रेशियो डिजायरेबल होगा, ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ये भी सही है, फिर कह रहा है लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो, ये गलत है दोस्तों। देखिए लिक्विड एसेट और टोटल एसेट को यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ कर रहा है लोअर, इसीलिए मैचिंग करेक्ट नहीं है। बाकी ये नंबर सही है आपका, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो शॉर्ट में हम लोग RMCs करते हैं, तो RMC का इनमें से कौन सा फंक्शन है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन और ट्रांसफर पॉलिसी एंड प्राइसिंग। दोस्तों देखिए ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करता क्या है? ये अपॉइंट करता है क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ को और इंडिपेंडेंट मार्केट रिस्क मैनेजर को, ये इसका काम है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क नॉर्मली विच। तो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना की जिम्मेवारी किसके पास है? तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटीजेंसी प्लानिंग मींस। कंटीजेंसी प्लानिंग का क्या मतलब होता है? सी एक्शन प्लान ऑफ बैंक टू विथस्टैंड लिक्विडिटी रेशियो, फिर बी कर रहा है कैपेसिटी ऑफ बैंक टू विथस्टैंड अ नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इन अ बैंक स्पेसिफिक, और सी कर रहा है प्लानिंग टू विथस्टैंड द टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट इन जनरल मार्केट क्राइसिस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए ये था हमारा कुल मिलाकर 23-24 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। 25 क्वेश्चन का सेट था हमारा लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पे। अब हम लोग स्विच करते हैं आप अपने मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 15 पे। आइए दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 15 के MCQs को देखते हैं।
तो दोस्तों ये आपके सामने MCQ रहा यूनिट 15 का। ये कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है, आइए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। एज पर बेसल 3 फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड। तो बेसल 3 प्रिंसिपल के अनुसार कौन सा दो मिनिमम प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स है? तो पहला क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड एनएफडी फंडिंग रेशियो। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड CCB। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है, यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड NFSR। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज मेजर रेशियो ऑफ। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो किस चीज़ का रेशियो होता है? तो नोमीटर में हम लोग SQL लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल नेट कैश फ्लो लिखते हैं और ओवर 30 डेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। LCR इन द बेसिल 3 स्टैंड फॉर। LCR का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCR प्रमोट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी शॉर्ट टर्म रेमिटेंस ऑफ बैंक। तो LCR जो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंस ऑफ बैंक को प्रमोट करता है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंस ऑफ बैंक को प्रमोट करते टू पोटेंशियल लिक्विडिटी डिस्ट्रप्शन बाय इंश्योरिंग दैट दे हैव सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू सर्व लिक्विड एसेट्स। तो ये होता है दोस्तों हमारा कितने दिन के लिए होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा 30 डेज के लिए। तो LCR जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जनवरी 2015 को 60% के मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। और दोस्तों 2019 में ये इसके रिक्वायरमेंट 100% हो गए बढ़ते बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCR इंटेंड्स टू प्रमोट द शॉर्ट टर्म रेजिलियंस ऑफ द बैंक। ये भी विदस्टैंड 30 डे लिक्विड स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCR इज मेजर एट रेशियो ऑफ। LCR होता है HQLA टोटल नेट कैश फ्लो इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलैंड बैंक हैज एस्टिमेटेड स्टेबल फंडिंग। तो दोस्तों इसमें LCR पूछा गया है निकालने के लिए। LCR में HQLA को ऊपर लिख दीजिए, नेट कैश फ्लो को नीचे लिख दीजिए, तो आप देखिएगा 91.2% आ जाएगा। ये केस स्टडीज़ को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो फ्रेंड जो भी बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर चुका है। तो आपको लेसन पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।